हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है आप लोगों की सेकेंड यूनिट बीएससी थर्ड सेम के बारे में। आप लोगों की फर्स्ट यूनिट हम लोगों की द रूट सिस्टम पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड यूनिट है आप लोगों की द शूट सिस्टम, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी थ्योरियाँ दी हुई है शूट एपिकल मेरिस्टम से रिलेटेड, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकोट स्टेम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को वेस्कुलर कैम्बियम और उसके कार्य पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, ग्रोथ रिंग के बारे में पढ़ना है। सेपवुड और हार्टवुड के बारे में पढ़ना है। सेकेंडरी फ्लोएम, कोर कैम्बियम एंड पेरिडर्म के बारे में आप लोगों को सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। तो आज हम लोग आपकी सेकेंड यूनिट में सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में। इसमें हम कुछ थ्योरियाँ भी पढ़ेंगे, जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। इन थ्योरियों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शूट एपिकल मेरिस्टम होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, द शूट एपिकल मेरिस्टम इज़ द टर्मिनल मेरिस्टम ऑफ द शूट विच इज़ द कंटिन्यूइंग एम्ब्रॉयनिक रीजन ऑफ द प्लांट। मीन्स क्या होता है, प्ररो जो होता है, हमने रूट के बारे में तो पूरा पढ़ लिया। प्ररो जो होता है प्लांट का तने वाला भाग होता है। तने के जो शीर्ष भाग पर जो ऊतक पाए जाते हैं, मतलब प्ररो के शीर्षस्थ विभज्य ऊतक पर जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसे हम कौन से टिश्यू कहेंगे, शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। मतलब जो तने के अग्र भाग पर जो ऊतक पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। इसमें क्या होता है, प्लांट में एम्ब्रियोनिक जो प्रदेश होता है, मतलब भ्रूणीय जो प्रदेश होता है वो लगातार कंटिन्यू हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें जो होता है न्यू सेल्स और न्यू टिश्यू का लगातार निर्माण होते रहता है। मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है तने का, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, नुकीला वाला भाग, एपिकल वाला भाग, उसमें लगातार क्या होती है, न्यू सेल्स और टिश्यू का निर्माण होते रहता है, कंटिन्यू होते रहेगा और उससे प्लांट के भी नए नए पार्ट बनते रहेंगे। मतलब प्लांट के नए नए अंग उससे भी बनते रहते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है, तो प्लांट की बॉडी का जो होता है ये स्वयं निर्धारण करता है। मतलब ये कैसा होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, कि प्लांट बॉडी का निर्धारण स्वयं खुद ही करता है। तो कहने का मतलब ये है कि शूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट का वो भाग होता है जहाँ कौन सा प्रदेश होगा, भ्रूणीय प्रदेश होगा, जिसकी सेल्स क्या करती है, लगातार विभाजन करने का कार्य करती है। और विभाजन करके क्या होता है, न्यू सेल्स का निर्माण होता है, नए टिश्यूओं का निर्माण होता है। और न्यू सेल्स और न्यू टिश्यू बनेंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट के न्यू पार्ट का भी निर्माण होते रहेगा। तो ये कहलाता है शूट एपिकल मेरिस्टम। इसके अलावा इसमें जो होती है प्लांट बॉडी, वो कैसी होती है, जैसे कि हमने कहा इट इज़ अ सेल्फ डिटर्मिनिंग एंड एटोनॉमस, है ना। तो क्या होता है, प्लांट बॉडी जो होती है स्वयं निर्धारण करती है, उसके जितने भी नए नए पार्ट बनते हैं उसका निर्धारण क्या करेगी, वो स्वयं करती है। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, स्वयं निर्धारण या स्वायत्त संगठनकारी केंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा जो हिस्टोलॉजिकल दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, अपर मोस्ट लीफ प्रोमोडिया के ठीक ऊपर हमें दिखाई देते हैं। इनका जो आकार होता है और साइज, मतलब आकार और माप जो होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है। हम सब लोग प्लांट में देख रहे हैं, जो लीफ वाला भाग होता है उसकी साइज़ सब प्लांट में अलग अलग होती है। मतलब एक ही जाति के अगर प्लांट की बात करें तो उसमें डेवलपमेंट भी कैसा होगा, अलग अलग होता है। तो इसके बारे में हमको आज कुछ थ्योरियाँ देखनी है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम किसे कहेंगे, मतलब प्लांट का प्ररो शीर्षस्थ का वह भाग जिसमें कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, भ्रूणीय प्रदेश पाया जाता है, जिसकी सेल्स क्या करेगी, लगातार विभाजित होती रहेगी, कंटिन्यू उसमें विभाजन होते रहेगा, जिससे भ्रूणीय प्रदेश का निर्माण होते रहेगा। लगातार भ्रूणीय प्रदेश बनने के कारण उसमें क्या होगा, न्यू सेल्स का निर्माण होगा। न्यू सेल्स बनने के कारण एक समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो न्यू सेल्स बनने के कारण टिश्यू का निर्माण होगा। टिश्यू से किसका निर्माण होता है, प्लांट बॉडी के न्यू ऑर्गन्स, मतलब प्लांट बॉडी के नए अंगों का निर्माण होगा। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्वायत्त संगठनकारी केंद्र भी कहा जाता है, AOC।
शॉर्टकट में, या स्वयं निर्धारण भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें जो है इस सिद्धांत से रिलेटेड जो है शूट एपिकल मेरिस्टम से रिलेटेड कुछ थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी, जिसमें से कुछ बहुत सारी थ्योरियाँ जो आप लोगों के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इसके अलावा भी हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टम डी एटेंट थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी आपके सिलेबस में दी है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एपिकल सेल थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी जो है सन 1858 में, मतलब 1858 में जो है वैज्ञानिक थे नागेली नामक, उन्होंने क्या किया, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब एपिकल सेल थ्योरी नागेली नामक वैज्ञानिक ने सन 1858 में प्रस्तुत की। उनका मानना था कि एक सिंगल सेल से, मतलब सिंगल एपिकल सेल से क्या हो रहा है, अनेक एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो पाई जाती है सिंगल एपिकल सेल जो होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, बहुत सारी एल्गी में पाई जाती है, ब्रायोफाइट में पाई जाती है और टेरिडोफाइट में भी पाई जाती है। उनका मानना था कि एपिकल सेल से बहुत सारी सेल बनती है, और जिससे बहुत सारी सेल बनने के कारण क्या होते हैं, ऊतक बनते हैं, और ऊतकों से क्या होता है, बहुत सारे अंग बनते हैं। जैसे कि ऊपर क्या हुई है, यहाँ पे एपिकल सेल हमें दिखाई दे रही है डायग्राम में। सबसे ऊपर क्या है, एपिकल सेल है। एपिकल सेल से क्या हो रहा है, बहुत सारी, उसके नीचे जितनी भी सेल्स है वो बहुत सारी सेल्स का निर्माण हो रहा है, और उसी के द्वारा क्या होता है, प्लांट बॉडी के अंगों का निर्माण होगा। तो ये जो मत था, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के प्लांट में सिंगल एपिकल सेल तो पाई नहीं जाती। हम लोगों को पता है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उसमें सिंगल एपिकल सेल तो होती ही नहीं, तो इसीलिए इस सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता तो वैसे मिली नहीं। लेकिन कुछ प्लांट देखे गए, जैसे इक्विसिटम, टेरिडियम, तो ये प्लांट है जिसमें सिंगल एपिकल सेल हमें दिखाई दी, जिससे क्या हुआ, प्लांट के विभिन्न पार्टों का निर्माण हुआ। क्योंकि वो सिंगल एपिकल सेल ने क्या किया, उसमें विभाजन हुआ, विभाजन होने के कारण उससे बहुत सारी सेल्स बनी, और बहुत सारी सेल्स बनने के बाद प्लांट के विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ, जैसे कि इक्विसिटम और टेरिडियम। तो इस सिद्धांत को तो ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद एक दूसरा सिद्धांत आया, हिस्टोजन थ्योरी। सन 1857 में 1857 में हैंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इस सिद्धांत को क्या कहा गया, हिस्टोजन थ्योरी कहा गया। उनका मानना था कि जो स्टेम होता है और रूट होती है, स्टेम और रूट के जो एपिकल वाले पार्ट होते हैं, एपिकल में क्या होता है, हिस्टोजन के 3 पार्ट होंगे। स्टेम और रूट वाला जो पार्ट होता है, उनके शीर्ष पर हिस्टोजन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट उन्होंने बताए। कौन कौन से, एक डर्मेटोजन, दूसरा पेरिप्लेम, तीसरा प्लीरोम। सबसे पहले हम बाहरी भाग की बात करते हैं। डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला बाहरी भाग क्या होता है, डर्मेटोजन। आप लोग देखिए, डर्मेटोजन में क्या हो रहा है, सबसे बाहरी लेयर वो दिखाई दे रही है हमको, और सबसे बाहरी लेयर होने के कारण ये किसका निर्माण कर रही है, एपिडर्मिस का निर्माण कर रही है। उसके बाद दूसरा भाग होता है हमारा पेरिप्लेम। तो पेरिप्लेम क्या होता है, प्लीरोम और डर्मेटोजन दोनों के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, पेरिप्लेम कहलाता है। और इससे किसका निर्माण होगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण होगा। अब तीसरा जो भाग होता है वो प्लीरोम वाला भाग होगा। सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, केंद्र वाला पार्ट हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वो क्या कहला रहा है, प्लीरोम कहलाता है। और इससे किसका निर्माण होता है, प्लीरोम से पूरे के पूरे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होगा, जैसे कि जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, पीथरेज। इसके द्वारा, इससे किसका निर्माण, इन सब का निर्माण किससे हो रहा है, प्लीरोम के द्वारा। हम इसे एक चार्ट की सहायता से भी आराम से समझ सकते हैं। देखिए, हैंस्टीन ने क्या किया, हिस्टोजन थ्योरी का जो है एक चार्ट बनाया। उन्होंने कहा जो कि प्रोमेरिस्टम के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, डर्मेटोजन, पेरिप्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजन से किसका निर्माण हो रहा है, सबसे बाहरी पार्ट होने के कारण ये एपिकल टिश्यू सिस्टम, मतलब कि एपिडर्मिस का निर्माण करेगा। एपिडर्मिस के ऊपर हम सबको पता है रूट हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं। दूसरा भाग होता है पेरिप्लेम वाला। पेरिप्लेम से किसका निर्माण होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण होगा। और उससे किसका निर्माण होता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और
एंडोडर्मिस का निर्माण होगा। फिर उसके बाद तीसरा भाग होगा प्लीरोम वाला भाग। प्लीरोम से किसका निर्माण होगा? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होगा, जिससे किसका निर्माण होता है? जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, पीत और पीत रेस का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंस्टीन का मत। इसको काफ़ी वैज्ञानिकों ने क्या की? अपनी अपनी सहमति प्रदान की। अब इसके बाद हम तीसरे वाले भाग पे आते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। इसे श्मिट नामक वैज्ञानिक थे, श्मिट। इन्होंने सन 1924 में प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये बताया कि स्टेम जो होता है, जो तना होता है, उसके अग्र मतलब सबसे ऊपर वाले भाग में क्या होते हैं? टिश्यू के दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? दो। एक ट्यूनिका, दूसरा कार्पस। आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, ऊपर वाला भाग ट्यूनिका और नीचे वाला भाग कार्पस। इसे एक और डायग्राम से हम समझते हैं ये। अब सबसे पहले ट्यूनिका वाला भाग हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। उसमें कितनी लेयर दिखाई दे रही है? 3, 1 2 3। फर्स्ट ट्यूनिका लेयर, सेकेंड ट्यूनिका लेयर और थर्ड ट्यूनिका लेयर। तो उन्होंने ये बताया कि जो ट्यूनिका वाला भाग होता है वो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो 2 या 2 से अधिक लेयर से मिलकर बना होता है और क्या करता है? जो हमारे इनर टिश्यू होते हैं, मतलब भीतरी ऊतक जो होते हैं, उनकी रक्षा करता है। इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि इसमें 3 भाग होते हैं। पहली लेयर क्या कहलाएगी? फर्स्ट ट्यूनिका लेयर, सेकेंड ट्यूनिका लेयर, थर्ड वाली लेयर थर्ड ट्यूनिका लेयर। इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर उसके बाद दूसरा भाग होता है कॉर्पस। कॉर्पस वाला जो भाग होता है वो ट्यूनिका वाले भाग के नीचे होता है। अब नीचे जो होता है, बहुत सारी सेल्स क्या करती है? अनियमित रूप से विभाजन का कार्य करेगी, जिसके कारण बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और ये सेल्स आगे चल के किसका निर्माण करती है? जैसे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, वेस्कुलर सिस्टम, पीत, इन सब के निर्माण के लिए ये डिपेंड रहेगी। कौन सा वाला भाग? कॉर्पस वाला भाग। ठीक है, इस तरीके से ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को श्मिट नामक वैज्ञानिक ने बताया सन 1924 में। इस बात को भी जो है बहुत से वैज्ञानिकों ने माना और इसे भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की। तो आज की क्लास में हमने 3 सिद्धांत देखे, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? नागेली नामक वैज्ञानिक ने सन 1858 में। हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने सन 1857 में और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी श्मिट ने सन 1924 में। आप लोगों को वैज्ञानिक के नाम खास तौर पे याद रखना है। इसके बाद के टॉपिक हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।